उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विपणन के अर्थ की व्याख्या करने में, विपणन और विक्रय के बीच अंतर करने में, विपणन के महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करने में, एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक फर्म के समाज व उपभोक्ताओं के लिए विपणन की भूमिका की जांच करने में, विपणन मिश्र के तत्वों की व्याख्या करने में, उत्पादों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने में, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने में, वितरण माध्यमों के प्रकारों को सूचीबद्ध करने में, प्रवर्तन मिश्र के उपकरणों की व्याख्या करने में, जैसे विज्ञापन, वैयक्तिक, विक्रय, विक्रय, संवर्धन और प्रचार। विपणन एक परिचय। बाजार। बाजार से अभिप्राय उस स्थान से है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं। आधुनिक जगत में व्यापार टेलीफोन पर, ईमेल और इंटरनेट आदि के माध्यम से किया जा सकता है। विपणनकर्ता या विक्रेता। यदि कोई ग्राहक संतुष्टि की तलाश करने वाला है तो विक्रेता उस संतुष्टि का प्रदाता है। विक्रेता कोई व्यक्ति या संगठन हो सकता है जो वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराता है और ग्राहक की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के इरादे से इन वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को प्रदान करता है। उत्पाद। विपणन में उत्पाद वह सब कुछ है जिसे बाजार में किसी इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेश किया जा सकता है। खुदरा बिक्री में उत्पादों को माल कहा जाता है। विनिर्माण में उत्पादों को कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है और तैयार माल के रूप में बेचा जाता है। विपणन। विपणन से अभिप्राय उन सभी गतिविधियों से है जो एक उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक ले जाने वाली प्रक्रियाओं में सम्मिलित है। इसमें ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों का नियोजन, रूपांकन, मूल्य निर्धारण, प्रचार और वितरण से संबंधित गतिविधियों की एक पूरी श्रृंखला शामिल होती है। बिक्री। बिक्री कार्य विक्रय कला, विज्ञापन, प्रचार और अल्पकालिक प्रोत्साहनों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार तक सीमित है ताकि उत्पाद के अधिकार को विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित किया जा सके। दूसरे शब्दों में उत्पाद को नकद में परिवर्तन किया जाता है। विपणन प्रबंध। इससे अभिप्राय विपणन से संबंधित सभी गतिविधियों के प्रबंध से है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इससे अभिप्राय उन गतिविधियों के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में परिणत होते हैं। विपणन प्रबंध में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। अर्थ एवं विशेषताएं। परिभाषा। फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार लोगों के समूह उत्पादों का सृजन कर उन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है तथा उन वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्रता से विनिमय करते हैं जिनका कोई मूल्य है। विशेषताएं। विपणन एक ऐसा कार्य है जो विनिमय प्रक्रिया को आसान बनाता है। विपणन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपेक्षा एवं आवश्यकता। विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। सभी लोगों की जरूरतें लगभग एक सी होती हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं अलग-अलग होती हैं।
एक विक्रेता उपभोक्ताओं की जरूरतों को जानने का और उन जरूरतों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। उत्पाद का सृजन। बाजार उत्पाद से अभिप्राय किसी वस्तु के अथवा सेवा के संपूर्ण प्रस्तावना से है, जिनके लक्षण हैं आकार, गुणवत्ता, रुचि आदि, जो एक निश्चित मूल्य पर निश्चित स्थान या दुकान पर उपलब्ध है। ग्राहक के योग्य मूल्य। क्रेता किसी वस्तु के क्रय का निर्णय लेते समय यह देखता है कि वह उनकी लागत की तुलना में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कितने मूल्य तक करती है। जब उसे यह लाभ प्राप्त होगा, वह तभी उस वस्तु का क्रय करेगा। एक विपणनकर्ता को उत्पाद को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए इन सब बातों का विश्लेषण करना चाहिए। विनिमय पद्धति। विपणन का शाब्दिक अर्थ है चीजों का आदान प्रदान। विपणन के दो पक्ष हैं, क्रेता और विक्रेता। विपणन तभी संभव है जब दोनों पक्ष वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एकजुट हो। उदाहरण के लिए, विक्रेता वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है और इसके बदले में क्रेता पैसा या इसके बराबर कुछ देता है। विनिमय पद्धति के लिए अनिवार्य। किसी भी विनिमय के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है, अर्थात क्रेता एवं विक्रेता। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को मूल्य चुकाने की क्षमता रखता हो। प्रत्येक पक्ष संप्रेषण एवं वस्तु अथवा सेवा की आपूर्ति के योग्य होना चाहिए। विपणन प्रबंध दर्शन। विपणन प्रबंध अवधारणा। विपणन प्रबंध कुछ अवधारणाओं और दर्शन पर आधारित है। विपणन प्रक्रियाओं में किस दर्शन या अवधारणा को अपनाना है, इसकी समझ होना बहुत महत्वपूर्ण है। 5 महत्वपूर्ण विपणन अवधारणाओं पर निम्नलिखित रूप से चर्चा की गई है। उत्पादन अवधारणा। यह अवधारणा उस धारणा पर काम करती है कि उपभोक्ता ऐसे उत्पाद को पसंद करते हैं जो सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं। इस दृष्टिकोण को कानून में भी संलग्न किया गया है, जो बताता है कि आपूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसलिए कंपनियां उत्पाद के अधिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि यह ग्राहक के लिए हर स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो। उत्पाद अवधारणा। यह अवधारणा उस धारणा को मानती है कि ग्राहक अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादों को पसंद करते हैं और मूल्य एवं उपलब्धता उनके क्रय निर्णय को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए कंपनी अपना अधिकांश समय उन अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादों को विकसित करने में समर्पित करती है, जो आमतौर पर महंगे हो जाते हैं। बिक्री की अवधारणा। उत्पादन और उत्पाद अवधारणा दोनों उत्पादन पर केंद्रित है, लेकिन बिक्री अवधारणा उत्पाद की वास्तविक बिक्री पर केंद्रित है। बिक्री अवधारणा उत्पाद की गुणवत्ता या ग्राहक की आवश्यकता पर ध्यान दिए बिना हर संभव तरीके से उत्पाद की बिक्री पर केंद्रित है। मुख्य फोकस पैसा बनाने पर दिया गया है। इस अवधारणा में ग्राहकों के संबंध बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विपणन की अवधारणा। विपणन की अवधारणा का तात्पर्य है कि एक कंपनी ग्राहक की जरूरतों की पहचान करके और इन्हीं प्रतिस्पर्धाओं से बेहतर संतुष्ट करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। किसी कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को साकार करने के लिए ग्राहक की संतुष्टि एक पूर्व शर्त है। विपणन की सामाजिक अवधारणा। इस अवधारणा के तहत ग्राहक संतुष्टि को सामाजिक कल्याण द्वारा पूरा किया जा सकता है। कुछ उत्पाद पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनकी आपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। यह विपणन के सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर
ध्यान देता है। विपणन के कार्य। प्रबंध के कार्य के रूप में विपणन की अनेक क्रियाएं हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा वस्तु एवं सेवाओं के सफल विपणन के लिए विभिन्न निर्णय लेना आवश्यक है। विपणन नियोजन, संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक विपणनकर्ता का एक महत्वपूर्ण कार्य उचित विपणन योजना का विकास करना है। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास, उत्पाद का रूपांकन लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने में सहायक होता है। एक अच्छा स्वरूप उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है और बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। प्रमापीकरण एवं ग्रेड तय करना। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। पैकेजिंग एवं लेबलिंग। पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना। लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया जाता है। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसी उत्पाद को एक ब्रांड नाम देने की प्रक्रिया है। ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है, जो किसी फर्म के उत्पाद को प्रतियोगी के उत्पाद से अंतर का आधार बन जाता है, जिससे उत्पाद के लिए उपभोक्ता का लगाव पैदा होता है तथा इसे बिक्री संवर्धन में सहायता मिलती है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण। उत्पाद का मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को करना पड़ता है। मूल्य एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बाजार में किसी उत्पाद की सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करता है। किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध होता है। वितरण। इस कार्य में दो के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। वितरण के माध्य अर्थात विपणन मध्यस्थ और उत्पादों को उनके उत्पाद स्थलों से ग्राहक के उपभोग का या उपयोग स्थल तक ले जाना। विपणन मिश्र। विपणन मिश्र विपणन माध्यों का समूह है जो फर्म लक्षित बाजार में विपणन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करती है। विपणन मिश्र प्राय 4 वर्ग उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रवर्तन का पर्यायवाची समझा जाता है। विपणन मिश्र के तत्व या घटक। विपणन माइशर विभिन्न दरों से मिलकर बनता है, जिनको मुख्यतः विपणन के 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। ये हैं उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रवर्तन, और जिनका वर्णन इस प्रकार है। उत्पाद। उत्पाद का अर्थ है वस्तु, सेवाएं अथवा अन्य कोई पदार्थ जिसका मूल्य है, जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है। उदाहरण के लिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर के रंगीन मॉनिटर आदि प्रस्तावित करता है। मूल्य। मूल्य उत्पादों की कीमत निर्धारित करता है और ग्राहकों को दोनों तरह से प्रभावित करता है। मूल्य वह राशि है ग्राहक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जिसका भुगतान करना चाहते हैं। अधिकांश उत्पादों के मांग की मात्रा को उसका मूल्य प्रभावित करता है। स्थान। स्थान अर्थात वस्तुओं के वितरण में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को फर्म के उत्पादों को उपलब्ध करने की क्रियाएं सम्मिलित हैं। इस संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे हैं उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए वितरक अथवा मध्यस्थ का चयन, मध्यस्थों को छूट, प्रवर्तन अभियान आदि के द्वारा समर्थन प्रदान करना। प्रवर्तन। प्रवर्तन उत्पादों को बाजार में लाने वाले सभी प्रयत्नों का योग है। वस्तुओं और सेवाओं के प्रवर्तन में जो क्रियाएं सम्मिलित हैं
वे हैं उत्पाद की उपलब्धता, रंग रूप गुण आदि को लक्षित उपभोक्ता के समक्ष रखना तथा उसे इसके क्रय के लिए प्रोत्साहित करना। एक अच्छे प्रवर्तन मिश्र में उत्पाद की ब्रांडिंग, लेबलिंग, मूल्य निर्धारण, बिक्री संवर्धन की विधियों जैसी और बहुत क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उत्पादों का वर्गीकरण। उत्पाद। सामान्य भाषा में उत्पाद शब्द को उत्पाद की भौतिक अथवा मूर्त विशेषताओं के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अमूर्त विशिष्टताएं अथवा उपयोगिता भी इनसे जुड़ी होती है। उत्पादों का वर्गीकरण। उत्पादों की प्रकृति और उपयोगिता के आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। उपभोक्ता उत्पाद। वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपभोक्ता अपनी निजी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्रय करता है। औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आगत के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्चा माल, इंजन, ग्रीज आदि इस प्रकार के उत्पादों के उदाहरण हैं। गैर टिकाऊ उत्पाद। ऐसे उपभोक्ता उत्पाद जिनका उपयोग एक बार अथवा कुछ ही बार में हो जाता है, गैर टिकाऊ उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, नहाने का साबुन आदि। टिकाऊ उत्पाद। सभी मूर्त उपभोक्ता उत्पाद जिनको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, इनके उदाहरण हैं रेफ्रिजरेटर, रेडियो, साइकिल आदि। सेवाएं। सेवाएं अमूर्त होती हैं। सेवाओं के अभिप्राय उन क्रियाओं, लाभ अथवा संतुष्टि से है जिनकी बिक्री की जा रही है, जैसे घड़ी, मरम्मत, बाल काटना, डाक सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं आदि। सुविधा उत्पाद। वे उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है तथा बिना अधिक समय एवं श्रम के खरीदता है, सुविधा उत्पाद कहलाती है। ऐसे उत्पादों के उदाहरण हैं आइसक्रीम, समाचार पत्र, दवाइयां आदि। क्रय योग्य उत्पाद। क्रय योग्य उत्पाद वे उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनके क्रय के लिए क्रेता का अंतिम निर्णय लेने से पहले कई दुकानों पर जाके गुणवत्ता, मूल्य, बनावट, उपयुक्तता आदि की तुलना में काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए कपड़े, गहने, टेलीविजन आदि। विशिष्ट उत्पाद। विशिष्ट उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जिसके कारण लोग इनको विशेष रूप से खरीदना चाहते हैं। उदाहरण के लिए दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह। ब्रांडिंग। अपने उत्पाद को कोई खास नाम देने की प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहा जाता है। ब्रांड का नाम विपणनकर्ता को अपने उत्पाद के लिए प्रतियोगी उत्पादों से एक अंतर बनाने में सक्षम बनाता है। ब्रांड। ब्रांड नाम, शब्द, चिन्ह, प्रतीक अथवा इनमें से कुछ का मिश्रण है जिसका प्रयोग किसी एक विक्रेता अथवा विक्रेता समूह के उत्पादों, वस्तु एवं सेवाओं की पहचान बनाने के लिए किया जाता है तथा इससे इन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रतियोगियों के उत्पादों से अंतर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रचलित ब्रांड हैं टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस आदि। ब्रांड नाम। ब्रांड का वह भाग जिसे बोला जाता है ब्रांड नाम कहलाता है। दूसरे शब्दों में ब्रांड नाम एक ब्रांड का मौखिक भाग है। उदाहरण के लिए एशियन पेंट, सफोला, मैगी, लाइफबॉय, डनलॉप एवं अंकल चिप्स ब्रांड नाम है। ब्रांड चिन्ह।
ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा नहीं जा सकता लेकिन जिसे पहचाना जा सकता है, ब्रांड चिन्ह कहलाता है। यह एक प्रतीक, आकार, अलग रंग अथवा शब्दों की बनावट के रूप में होता है। ट्रेडमार्क ब्रांड अथवा उसके किसी भाग को यदि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। यह संरक्षण किसी अन्य फर्म द्वारा इसके प्रयोग के विरुद्ध मिलता है। अर्थात जिस फर्म ने अपने ब्रांड का पंजीकरण करा लिया है, उसे इसके उपयोग करने का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। विपणनकर्ताओं को ब्रांडिंग के लाभ। विपणनकर्ता को ब्रांडिंग के अनेक लाभ हैं। उनमें से कुछ हैं उत्पाद में अंतर्भेद करने में सहायक, विज्ञापन और प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायक, विभेदात्मक मूल्य निर्धारण में सहायक, नए उत्पादों से परिचित कराने में सहायक। ग्राहकों को ब्रांडिंग के लाभ। ब्रांडिंग ग्राहकों के लिए सहायक है। यह उन उत्पाद की पहचान करने में तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में ग्राहकों की मदद करती है जिनका वे उपयोग कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से स्थापित ब्रांड ग्राहकों के लिए गौरव के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। लेबलिंग। लेबलिंग किसी उत्पाद के कंटेनर, पैकेज या स्वयं उत्पाद के ऊपर इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दिखाने की प्रक्रिया को कहते हैं। कई प्रकार के उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पादों के लिए लेबल द्वारा किस प्रकार की या किस हद तक सूचना प्रदान की जाएगी, यह संबंध सुरक्षा और शिपिंग कानूनों द्वारा तय किया जाता है। लेबलिंग के कार्य। लेबल द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। उत्पाद का विवरण एवं विषय वस्तु। लेबल उत्पाद का वर्णन करने में मदद करता है। उत्पाद क्या है, इसकी उपयोगिता, इसके घटक, गुणवत्ता, सुविधाओं आदि को एक अच्छे लेबल के माध्यम से बताया जा सकता है। उत्पाद एवं ब्रांड की पहचान करना। लेबल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उत्पाद अथवा ब्रांड की पहचान कराना है। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद का ब्रांड नाम उसके पैकेज पर छपा है, जैसे बिस्कुट पोटैटो चिप्स। इससे अनेक पैकेजों में से अपने पसंद के ब्रांड की पहचान की जा सकती है। उत्पादों का श्रेणीकरण। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो लेबल करते हैं, वह है उत्पाद को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना। कभी-कभी विपणनकर्ता उत्पाद को विशिष्टताओं अथवा गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। उत्पाद के प्रवर्तन में सहायता। लेबल का एक महत्वपूर्ण कार्य उत्पादों के प्रवर्तन में सहायता प्रदान करना है। सही रूप से अनुरूपित लेबल ध्यान आकर्षित करता है एवं इसके कारण भी लोग वस्तु का क्रय करते हैं। कानून सम्मत जानकारी देना। लेबलिंग का एक और महत्वपूर्ण कार्य कानूनी रूप से अनिवार्य सूचना देना है, जैसे सिगरेट अथवा पान मसाले के पैकेटों पर संवैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पैकेजिंग। पैकेजिंग वितरण, भंडारण, बिक्री और उपयोग के लिए उत्पादों को संलग्न करने या संरक्षित करने का विज्ञान, कला और तकनीक है। पैकेजिंग से अभिप्राय किसी उत्पाद के डब्बे के आवरण को डिजाइन करने, इसका मूल्यांकन करने और उत्पादन करने की प्रक्रिया से है। पैकेजिंग के स्तर। पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं। ये इस प्रकार है। प्राथमिक पैकेज। इसका अभिप्राय उत्पाद की सीधी पैकेजिंग से है। कुछ मामलों में प्राथमिक पैकेज में ही वस्तुओं को तब तक रखा जाता है जब तक उपभोक्ता उनका उपभोग ना कर ले। द्वितीयक पैकेजिंग।
इससे अभिप्राय संरक्षण की उस अतिरिक्त परत से होता है जिसे उस समय तक रखा जाता है जब तक कि इसका उपयोग प्रारंभ ना हो जाए। जैसे शेविंग क्रीम की ट्यूब साधारणतया गत्ते के बॉक्स में रखी होती है। जब उपभोक्ता शेविंग क्रीम का प्रयोग करना प्रारंभ करता है तो वह बॉक्स को तो फेंक देता है, लेकिन प्राथमिक ट्यूब को रखे रखता है। परिवहन के लिए पैकेजिंग। इससे अभिप्राय एक और पैकेजिंग से है जो संग्रहण, पहचान अथवा परिवहन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक टूथपेस्ट निर्माता वस्तुओं को फुटकर विक्रेता को 10, 20 अथवा 100 की इकाई में तह लगाकर बक्सों में भेजता है। पैकेजिंग का महत्व। वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में पैकेजिंग का बड़ा महत्व रहा है। इसके निम्न कारण हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखने का ऊंचा होता स्तर। देश में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जा रहा है, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग अब पैक की हुई वस्तुएं ही खरीदते हैं। इससे वस्तुओं में मिलावट की संभावना कम से कम रहती है। स्वयं सेवा दुकानें। स्वयं सेवा फुटकर दुकानें आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, विशेषतः बड़े शहरों और कस्बों में। इसके कारण व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से बिक्री संवर्धन की पारंपरिक भूमिका अब पैकेजिंग निभा रहा है। नवीनता के अवसर। पैकेजिंग के क्षेत्र में हाल ही में हुए परिवर्तनों ने देश के विपणन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे अब ऐसे पैकेजिंग को विकसित कर लिया गया है जिसमें दूध को बिना रेफ्रिजरेटर के भी 4-5 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मूल्य निर्धारण। वह मूल्य जो उपभोक्ता उत्पाद को प्राप्त करने अथवा उसका उपभोग करने के बदले में चुकाता है, उसे उत्पाद का मूल्य कहते हैं। मूल्य निर्धारण से अभिप्राय किसी उत्पाद को मौद्रिक मूल्य आवंटित करने की प्रक्रिया से है। मूल्य या कीमत निर्धारण के निर्धारक तत्व। ऐसे कई तत्व हैं जो किसी उत्पाद के मूल्य के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का नीचे वर्णन किया गया है। लागत। किसी उत्पाद की कीमत का निर्धारण करते समय फर्म को उत्पाद के उत्पादन में शामिल लागत पर विचार करना चाहिए। इस लागत में परिवर्तनशील और स्थायी दोनों लागतें शामिल होती हैं। इस प्रकार कीमत का निर्धारण करते समय फर्म परिवर्तनशील और स्थायी दोनों लागतों को वसूलने में सक्षम होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित उद्देश्य। किसी उत्पाद की कीमत का निर्धारण करते समय विपणनकर्ता को फर्म के उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि फर्म का उद्देश्य निवेश पर अधिक लाभ कमाना है, तो यह अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य लेगी, और यदि इसका उद्देश्य बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना है, तो यह कीमत कम रखेगी। प्रतियोगिता। उत्पाद की कीमत तय करते समय फर्म को बाजार में प्रतियोगिता की सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि प्रतियोगिता अधिक है, तो इसका प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए कीमतों को कम रखा जा सकता है, और यदि प्रतियोगिता कम है, तो कीमतें ऊंची रखी जा सकती हैं। उपभोक्ता। कीमतों को तय करते समय एक विपणनकर्ता को विभिन्न उपभोक्ता कारकों पर विचार करना चाहिए। जिन उपभोक्ता कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें क्रेता की मूल्य संवेदनशीलता, क्रय शक्ति आदि शामिल हैं। सरकार एवं कानूनी नियम। कीमतों को तय करते समय सरकार एवं कानूनी नियमों पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ उत्पादों में सरकार मूल्यों का नियमन कर सकती है, और इसलिए कीमतों को तय करते समय विपणनकर्ता को ऐसे विनियमों पर ध्यान देना चाहिए। वितरण माध्य। वितरण माध्य उत्पादकों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है।
वितरण माध्यमों की संख्या वस्तुओं की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। वितरण माध्यमों के प्रकार। एक निर्माता उत्पाद की प्रकृति और व्यावसायिक उद्देश्यों के आधार पर वितरण के निम्नलिखित विभिन्न माध्यमों में से चुनाव कर सकता है। प्रत्यक्ष माध्य यानी शून्य स्तरीय। सबसे सरल और सबसे छोटा वितरण का माध्यम प्रत्यक्ष वितरण है, जिसमें बिना किसी मध्यस्थ को सम्मिलित कर वस्तुओं को सीधे निर्माता से ग्राहक को उपलब्ध कराया जाता है। एक स्तरीय माध्यम। इस व्यवस्था में एक मध्यस्थ का उपयोग किया जाता है। इसमें एक निर्माता माल को एजेंटों या थोक विक्रेताओं से बेचने के बजाय फुटकर व्यापारी को बेचता है। इस व्यवस्था का उपयोग महंगी घड़ियों और अन्य समरूप उत्पादों के लिए किया जाता है। यह विधि एफएमसीजी माल यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को बेचने के लिए भी उपयोगी है। द्विस्तरीय माध्यम। इस व्यवस्था में निर्माता एक थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फिर फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को माल बेचता है। इसमें निर्माता से बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के बाद थोक व्यापारी इसे फुटकर व्यापारी को छोटी मात्रा में बेचता है। फिर फुटकर व्यापारी ये उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं। तीन स्तरीय माध्यम। इस व्यवस्था के तहत एजेंट के रूप में द्विस्तरीय माध्यम में एक और स्तर जोड़ा जाता है। एक एजेंट निर्माता और थोक व्यापारी के बीच की दूरी को कम करता है। कुछ बड़ी कंपनियां जो थोक व्यापारी से सीधे संपर्क नहीं कर सकती हैं, वे एजेंटों की मदद लेती हैं। ऐसी कंपनियां हर क्षेत्र में अपने एजेंट नियुक्त करती हैं और उन्हें अपना माल बेचती हैं। वितरण माध्य के चयन के निर्धारक तत्व। एक उचित वितरण के माध्यम का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण विपणन संबंधी निर्णय होता है, जो संगठन के निष्पादन पर प्रभाव डालता है। माध्यम का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसा कि निम्न आरेख में बताया गया है। वितरण माध्यमों के कार्य। अधिकार उपयोगिता, स्थान उपयोगिता एवं समय उपयोगिता का निर्माण कर वितरण माध्य वस्तुओं के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। वे वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। वितरण माध्यमों के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। छांटना। मध्यस्थ कई स्रोतों से माल एकत्रित करते हैं जो सदा समान गुणवत्ता, प्रकृति अथवा आकार के नहीं होते। इकट्ठा करना। इस कार्य में एक जैसे माल को बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जाता है, जिससे आपूर्ति के प्रवाह में निरंतरता बनी रहती है। बंटवारा करना। आवंटन में एक वर्ग के स्टॉक को छोटे विपणन योग्य भागों में विभक्त कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बार यदि काजुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया गया है, तो अब इन्हें अलग अलग क्रेताओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम, 500 ग्राम एवं 250 ग्राम के पैकेटों में बांट दिया जाएगा। वर्गीकृत करना। मध्यस्थ पुनः बिक्री हेतु वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। निर्माता जिस प्रकार की वस्तुएं रखते हैं तथा वस्तुओं का जो मिश्रण उपभोक्ता चाहते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। उत्पाद प्रवर्तन। अधिकांश विज्ञापन एवं अन्य बिक्री संवर्धन क्रियाओं की व्यवस्था निर्माता ही करते हैं। वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए मध्यस्थ भी प्रदर्शन, विशिष्ट प्रदर्शन, प्रतियोगिता आदि क्रियाओं में भाग लेते हैं। सौदा करना। वितरण माध्य के प्रचालन में एक छोर पर निर्माता है तो दूसरे पर ग्राहक।
मध्यस्थ का एक महत्वपूर्ण कार्य इन दोनों पक्षों में इस प्रकार से सौदा कर देना है कि दोनों ही संतुष्ट हो जाएं। वह ग्राहक से मूल्य, गुणवत्ता, गारंटी एवं अन्य संबंधित बातों का सौदा करते हैं ताकि स्वामित्व का हस्तांतरण ठीक से हो जाए। जोखिम उठाना। वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया में व्यापारी मध्यस्थ वस्तुओं को अपने नाम से लेते हैं। इससे मूल्य एवं मांग में उतार चढ़ाव, टूट फूट, नष्ट हो जाना आदि के जोखिम को वही उठाते हैं। भौतिक वितरण। भौतिक वितरण में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं को निर्माता से ले जाकर ग्राहक तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। भौतिक वितरण थोक और फुटकर व्यापारी जैसे कई बिक्री वितरण माध्यमों पर विचार करता है और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय क्षेत्र भी शामिल है। भौतिक वितरण के घटक। भौतिक वितरण में कई घटक सम्मिलित हैं, जैसे ग्राहक सेवा, संग्रहण, सामग्री, पैकेजिंग, आदेश का प्रक्रियण और परिवहन और संचालन तंत्र आदि। उनमें से कुछ पर इस प्रकार चर्चा की गई है। आदेश का प्रक्रियण। एक कंपनी मेल, ईमेल, फैक्स, फोन या बिक्रीकर्ता के माध्यम से अन्य कंपनियों, मध्यस्थों या सीधे ग्राहकों से आदेश प्राप्त करती है। आदेश का प्रक्रियण वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे ग्राहक सेवा और संतुष्टि की कुंजी माना जाता है। परिवहन। परिवहन वितरण प्रणाली के प्रमुख तत्वों में से एक है। इसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो उत्पादों को उत्पादकों से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक ले जाती हैं। पश्चिमी रेलवे, भारतीय एयरलाइन, भारतीय शिपिंग कंपनियां और कई अन्य निजी वाहक सड़क, रेल, जल, वायु और भूमिगत पाइपों द्वारा परिवहन सेवाएं प्रदान करते हैं। भंडारण। मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए भंडारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वस्तुओं का निरंतर उत्पादन और निरंतर विपणन दोनों बनाए रखता है। भंडारण सेवा ग्राहक संतुष्टि में योगदान दे सकती है। स्पष्ट रहे कि हालांकि संग्रहण और भंडारण परस्पर संबंधित हैं, लेकिन ये दोनों समानार्थी शब्द नहीं हैं। संग्रहित माल पर नियंत्रण। संग्रहण से अभिप्राय भविष्य में बेचने के लिए माल के स्टॉक से है। इसे वस्तुओं का संग्रह भी कहा जा सकता है, जिसे बिक्री के पूर्वानुमान के तौर पर रखा गया है। मांग में उतार चढ़ाव चलता रहता है और इसकी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसलिए माल को संग्रहित करने का प्राथमिक उद्देश्य बाजार की मांग को निरंतर पूरा करना है। उपभोक्ता सेवा। उपभोक्ता सेवा कार्य उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया वह मानक है जो व्यवसाय अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर उपरोक्त वर्णित हैंडबैग व्यवसाय के लिए उपभोक्ता संतुष्ट दृष्टिकोण से यह हो सकता है कि आदेश प्राप्त करने के 72 घंटे के भीतर ग्राहक को 75% निर्देशानुसार हैंडबैग वितरित हो जाए। प्रवर्तन। बिक्री प्रवर्तन। दो उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु के संबंध में सूचित करना तथा उन्हें इसके खरीदने के लिए तैयार करने के लिए संप्रेषण का उपयोग करना प्रवर्तन कहलाता है। प्रवर्तन मिश्र। प्रवर्तन मिश्र से अभिप्राय संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना है। विज्ञापन। विज्ञापन को अभिव्यक्तिक संप्रेषण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका भुगतान विपणनकर्ता या प्रयोजक कुछ विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवर्तन के लिए करते हैं। यह जन संचार का एक तरीका है। टेलीविजन,
रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बाहरी साधन इत्यादि विभिन्न विज्ञापन मीडिया का उपयोग उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए किया जाता है। विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, प्रचार और वैयक्तिक विक्रय को छोड़कर अन्य सभी प्रवर्तन तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ता की तुरंत खरीद और डीलर प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। विक्रय संवर्धन में मुख्य रूप से लघु अवधि और गैर नियमित प्रेरणाएं शामिल हैं, जो डीलरों और उपभोक्ताओं को प्रस्तावित की जाती हैं। वैयक्तिक विक्रय। वैयक्तिक विक्रय में बिक्री के उद्देश्य से एक या एक से अधिक संभावित ग्राहकों से बातचीत के रूप में संदेश का मौखिक प्रस्तुतिकरण समाहित है। इसमें ग्राहकों के साथ वैयक्तिक बातचीत और उत्पादों का प्रदर्शन सम्मिलित है। इसे बाजार प्रवर्तन का एक बेहद प्रभावी और महंगा उपकरण माना जाता है। प्रचार। प्रचार भी जनसंचार का एक तरीका है। यह बिना किसी भुगतान के संप्रेषण है। इसके अंतर्गत जन समाचार माध्यमों में वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण सूचना देकर क्रेताओं की अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। जनसंपर्क। जनसंपर्क एक व्यापक शब्द है जिसमें न केवल ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और मध्यस्थों के साथ बल्कि रुचि रखने वाले लोगों के एक बड़े समूह के साथ भी प्रभावी संपर्क स्थापित किया जाता है। ध्यान दें कि जनसंपर्कों में प्रचार सम्मिलित है, अर्थात प्रचार जन संबंधों का हिस्सा है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बाजार से अभिप्राय उस स्थान से है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु और सेवाओं के विनिमय संबंधी लेन देन करते हैं। विपणन से अभिप्राय उन सभी गतिविधियों से है जो एक उत्पाद को उत्पादक से उपभोक्ता तक ले जाने वाली प्रक्रियाओं में सम्मिलित हैं। विपणन के दो पक्ष हैं, क्रेता और विक्रेता। विपणन तभी संभव है जब दोनों पक्ष वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एकजुट हों। 5 महत्वपूर्ण विपणन अवधारणाओं में उत्पादन अवधारणा, उत्पाद अवधारणा, बिक्री की अवधारणा, विपणन अवधारणा और विपणन की सामाजिक अवधारणा सम्मिलित है। पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना, जबकि लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया जाता है। ब्रांडिंग किसी उत्पाद को एक ब्रांड नाम देने का प्रक्रिया है। यह एक उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है। ब्रांड अथवा उसके किसी भी भाग को यदि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। विपणनकर्ता को ब्रांडिंग के अनेक लाभ हैं। उनमें से कुछ हैं उत्पाद में अंतर्भेद करने में सहायक, विज्ञापन और प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायक, विभेदात्मक मूल्य निर्धारण में सहायक, नए उत्पादों से परिचित कराने में सहायक। वह कुल मूल्य जो उपभोक्ता उत्पाद को प्राप्त करने अथवा उसका उपभोग करने के बदले चुकाता है उसे उत्पाद का मूल्य कहते हैं। वितरण माध्य उत्पादकों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है। अधिकार उपयोगिता, स्थान उपयोगिता एवं समय उपयोगिता का निर्माण कर वितरण माध्य वस्तुओं के प्रवाह को सुगम बनाते हैं। भौतिक वितरण में कई घटक सम्मिलित हैं, जैसे ग्राहक सेवा, संग्रहण, सामग्री, पैकेजिंग, आदेश का प्रक्रियन और परिवहन और संचालन तंत्र आदि। प्रवर्तन मिश्र से अभिप्राय संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करना है।